हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 20 अक्टूबर 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है तकाचार। तकाचार एक स्टार्टअप है। इसने 2021 का अर्थ शॉर्ट प्राइज जीता है। ये जो तकाचार स्टार्टअप है इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो तकाचार स्टार्टअप, इसके फाउंडर हैं विद्युत मोहन। कौन है? विद्युत मोहन। ये देख लीजिए, ये हैं विद्युत मोहन। ये तकाचार स्टार्टअप के फाउंडर हैं। हाल ही में विद्युत मोहन को अर्थ शॉर्ट प्राइज दिया गया है 2021 के लिए। किस कैटेगरी मिला है? क्लीन और एयर कैटेगरी। कौन सी? क्लीन और एयर। अर्थ शॉर्ट प्राइज ये प्रिंस विलियम्स का इनिशिएटिव है। 2020 में इन्होंने कहा था क्लाइमेट रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए दिया जाएगा। 2021 से लेकर 2030 तक हर वर्ष 5 विनर्स को दिया जाएगा। ये 5 कैटेगरी है। प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर, आप पढ़ लीजिएगा। ये 5 कैटेगरी है जिसमें से सेकंड कैटेगरी है उसके लिए मिला है विद्युत मोहन को। अच्छा, ये जो अर्थ शॉर्ट प्राइज है इको ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, यानी इको ऑस्कर, इकोलॉजिकल ऑस्कर। तो याद रखिएगा, विद्युत मोहन को अर्थ शॉर्ट प्राइज मिला है 2021 के लिए इनके स्टार्टअप तकाचार के लिए क्लीन और एयर कैटेगरी में। अर्थ शॉर्ट प्राइज में $1 मिलियन स्टर्लिंग इसकी राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है नासा। हाल ही में नासा ने पहली बार लूसी मिशन लॉन्च किया है। किस प्लैनेट के लिए? तो लूसी मिशन लॉन्च किया गया पहली बार, अपने आप में पहली बार ये ऐसा मिशन कोई लॉन्च किया गया है जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के लिए। बृहस्पति ग्रह के लिए इसके पहले मेरे ख्याल से वाइजर वगैरह जा चुके हैं, लेकिन लूसी अपने आप में ही खास हो जाता है। क्यों? जो जुपिटर यानी बृहस्पति के कई सारे उपग्रह हैं, उपग्रह नहीं, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स हैं, उनका अध्ययन करेगा ये लूसी। तो अंतरिक्ष में पहली बार जो एक फीमेल डॉग गई थी उसका नाम था लूसी। उसी के नाम पर ये लूसी मिशन लॉन्च किया गया नासा द्वारा, जो कि जुपिटर के एस्ट्रॉइड्स का अध्ययन करेगा। 12 वर्षों के लिए मिशन है, बस इतना ही याद रखिएगा। नासा की बात करें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1 अक्टूबर 1958 को नासा की स्थापना हुई। वॉशिंगटन डीसी में इसकी हेडक्वार्टर है। एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल लैंसन। अगला क्वेश्चन है सेबी द्वारा हाल ही में सेटलमेंट ऑर्डर्स एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, इस पर एक 4 मेंबर एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है। इसके हेड कौन होंगे? तो सेबी ने 4 मेंबर एडवाइजरी कमेटी बनाई है सेटलमेंट ऑर्डर्स एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। इसके हेड हैं विजय सी डागा। कौन? विजय सी डागा। सेबी ने 4 मेंबर हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी बनाई है सेटलमेंट ऑर्डर्स पर एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस पर। ये 4 मेंबर कमेटी को विजय सी डागा द्वारा हेड किया जाएगा, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। तो ये कमेटी जो है सेबी के 2018 रेगुलेशन से रिलेटेड है। तो सेटलमेंट ऑर्डर्स एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस 4 मेंबर कमेटी सेबी ने बनाई है, विजय सी डागा। बात करते हैं सेबी की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कैपिटल मार्केट, बॉन्ड मार्केट का रेगुलेटर है, आपको पता ही है। चलिए, सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर है एक तरह से। 1988 में स्थापना हुई थी सेबी की। हालांकि 1992 में इसको स्टैच्यूटरी पावर दी गई थी सेबी एक्ट 1992 द्वारा। हेडक्वार्टर मुंबई। चेयरपर्सन है अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन है कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज किस कंट्री में हेल्ड की गई, मतलब ऑर्गेनाइज की गई? तो ये पेट्रोलिंग एक्सरसाइज है कैम्ब्रियन, इसको यूके में हेल्ड किया गया। कहाँ पे? यूके में। यूके के वेल्स में ये ऑर्गेनाइज की गई है। इंडिया की तरफ से गोरखा राइफल्स की 5th बटालियन ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और इस गोरखा राइफल्स की 5th बटालियन ने गोल्ड मेडल भी जीता है। किसमें? कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज, जो कि यूके में हुई है। 17 इंटरनेशनल टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज याद रखिएगा। इसको ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग भी कहते हैं। बस ये याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग किसको कहते हैं? तो कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज, जो कि यूके में हुई है। गोरखा राइफल्स की 5th बटालियन ने गोल्ड मेडल जीता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूके कैपिटल है लंदन। करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं
जियो स्पेटियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया, जिसको नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर डेवलप किया है? जियो स्पेटियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया, इसको नीति आयोग ने इसरो के साथ मिलकर बनाया। किसके साथ? इसरो के साथ। ये देख लीजिए, नीति आयोग हाल ही में लॉन्च कर दिया है जियो स्पेटियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। ये देख लीजिए, जियो स्पेटियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया, ये हमारे देश के जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनकी हॉलिस्टिक पिक्चर आपको प्रोवाइड करेगा। तो नीति आयोग ने ये जो जियो स्पेटियल एनर्जी मैप बनाया है, इसमें इसरो और एनर्जी मिनिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन है, बस इतना याद रखिएगा। तो ये है आपका जियो स्पेटियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। किसने बनाया है? इसरो ने बनाया है। नीति आयोग ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी इसमें शामिल है। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, योजना आयोग की जगह पे प्लेस किया था इसने। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होंगे जो भी होगा। सीईओ हैं अमिताभ कांत। वाइस चेयरपर्सन कौन है? राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है, 2021 में ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की गई है WHO द्वारा। आपको बताना है 2021 की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में जो टीबी के केसेस हैं 2020 में कितने परसेंट से रिड्यूस हुए हैं? तो 20% रिड्यूस हुए हैं टीबी के केसेस। अब ये रियलिटी में रिड्यूस नहीं हुए हैं, मैं बताता हूँ क्यों। पहली बात तो आप देख लीजिए, WHO ने रिलीज की है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट फॉर 2021। 2021 के लिए ग्लोबल टीबी रिपोर्ट WHO ने रिलीज कर दी है। कोविड-19 के कारण देखा गया है कि जो ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहे थे इंडिया में, यानी टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहे थे, वो वापस में रिवर्स गियर में आ गए हैं, यानी हम लोग 2012 की स्टेज पे पहुंच गए हैं। तो जितना किया कराया था वो वापस पानी फिर गया उस पर। अच्छा, इसीलिए देखा गया है कि इंडिया में टीबी केसेस में ड्रामेटिक रिडक्शन आया 20% का। क्यों? कोविड के कारण लोग घर ही से बाहर नहीं निकल रहे थे, और जो टीबी केसेस मर रहे थे वो भी कोविड में गिन लिए गए। तो ये तो ड्रामेटिक रिडक्शन आएगा ही। तो 2019 और 2020 में 4.1 मिलियन यानी 41 लाख लोगों का अंतर है, सोचिए आप। उसके अलावा आप देख लीजिए, अगर 2020 में केसेस ड्रॉप की बात की जाए 2012 की अपेक्षा, तो 41% केसेस ड्रॉप हुए हैं टीबी के। तो ये सिर्फ कोविड की वजह से हुआ है, रियलिटी कुछ और है, बस इतना याद रखिएगा। तो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट कौन जारी करता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई इसकी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडहैनम, इथियोपिया से बिलोंग करते हैं, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, RBI द्वारा इंडिया की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक SBI पर कितने रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है? तो RBI ने SBI पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर लगाई है 1 करोड़ की पेनल्टी। रूल्स रेगुलेशंस के वायलेशन के कारण ऐसा किया गया है। RBI को पता ही है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत किसी भी बैंक का रेगुलेशन कर सकता है और उसको पेनल्टी लगा सकता है, लाइसेंस दे सकता है, कैंसिल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो RBI ने SBI पर 1 करोड़ की पेनल्टी लगा दी है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। RBI के इसमें पढ़ लीजिए, RBI एक्ट 1934 के द्वारा हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना कोलकाता में हुई। हालांकि 1935 के बाद 1937 में 1937 में मुंबई पहुंच गया इसका हेडक्वार्टर, जहां पे वर्तमान में है। RBI का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में, जब आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास हुआ 1949 में। जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं, चाहे वो RRBs हो, प्राइवेट बैंक हो, आपके पब्लिक सेक्टर बैंक हो, कोई भी हो, वो RBI एक्ट की 2nd शेड्यूल में लिस्टेड होती हैं। इवन पेमेंट बैंक भी। हेडक्वार्टर मैंने बता दिया। वर्तमान में 25th RBI गवर्नर है शक्तिकांत दास। पहले कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, SAFF चैंपियनशिप, इसका 8वीं बार टाइटल किसने जीता है? तो इंडिया ने जीता है 8वीं बार। SAFF जो चैंपियनशिप हुआ है उसे 8वीं बार इंडिया ने जीत लिया है, नेपाल को हरा दिया है। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि किसने जीता है? इंडिया ने जीता है, 8वीं बार जीता है। किसको हराया है? नेपाल को हराया है। अच्छा, ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप कहाँ हुई है? तो मालदीव की कैपिटल में हुई है, बस याद रखिएगा। सुनील छेत्री ने क्या किया? अपना 80वां इंटरनेशनल गोल कर दिया है और लियोनेल मेसी की बराबरी कर दी है। तो ये देख लीजिए, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हो गई है। इस समय इंडिया की जो फुटबॉल टीम है उसके कोच कौन है? आइगोर स्टिमैक। उनकी जो है कोचमैनशिप में पहली बार ये टाइटल जीता गया है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की बात करें 1997 में स्थापना हुई, ढाका इसमें हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? काजी सलाहुद्दीन। तो याद रखिएगा,
किसको हराकर? नेपाल को हराकर इंडिया ने 8वां टाइटल जीत लिया है SAFF चैंपियनशिप का। ये अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंट्री द्वारा अपना पहला सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है स्पेस में, यानी सूर्य की सतह का अध्ययन करेगा? तो चाइना ने अपना पहला सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये याद रखें कि किस कंट्री ने अपना पहला सोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च किया है, वो है चाइना। कहाँ से लॉन्च किया है? ज़ैंगजी प्रोविंस से। किस रॉकेट से लॉन्च किया है? लॉन्ग मार्च 2D। ठीक है। अच्छा, ये जो सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट है इसका नाम क्या होगा? जी है। ये चाइनीज गॉडेस हैं सन से रिलेटेड। इस सैटेलाइट का दूसरा नाम क्या होगा? चेस, CHASE, चेस भी इसका नाम होगा। तो फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट ऑफ चाइना लॉन्च्ड बाय लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट। बस सीहे और चेस नाम याद रखिएगा। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, जोनास गैहर स्टोर किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? जोनास गैहर स्टोर ये नॉर्वे के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कहाँ के? नॉर्वे के। ये देख लीजिए, ये हैं आपके जोनास गैहर स्टोर, ये नॉर्वे के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। क्यों? देखिए, जो एर्ना सोलबर्ग थी वो स्टेप डाउन कर गई हैं प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से। एर्ना सोलबर्ग, काफ़ी बार नाम सुना होगा आपने। तो एर्ना सोलबर्ग को रिप्लेस किया है जोनास गैहर स्टोर, ये भी लेबर पार्टी के हैं। नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो नॉर्वे देख लीजिए, ये है मैप में आपका नॉर्वे और फिनलैंड रसिया से टच करते हैं लेकिन स्वीडन नहीं टच करता है। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, करेंसी क्या है? नॉर्वेजियन क्रोना, और नए प्राइम मिनिस्टर हैं जोनास गैहर स्टोर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंट्री अब्राहम एकॉर्ड का मेंबर नहीं है या फिर उससे रिलेटेड नहीं है? तो अब्राहम एकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया उससे रिलेटेड नहीं है। किससे? ऑस्ट्रेलिया जो है अब्राहम एकॉर्ड से रिलेटेड नहीं है। तो फर्स्ट मीटिंग होने जा रही है अब्राहम एकॉर्ड के फॉरेन मिनिस्टर्स की। ये है अब्राहम एकॉर्ड की कंट्रीज। इसका नया नाम रखा गया है न्यू क्वाड। इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अब्राहम एकॉर्ड, इसकी शुरुआत की थी यूएस ने इजराइल और यूएई के साथ मिलकर। बाद में इंडिया भी शामिल हो गया इसमें। तो 2 वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इंडिया साउथ एशियन कंट्री है। अब्राहम एकॉर्ड अगस्त 2012 में साइन किया गया। इसको न्यू क्वाड नाम दिया गया है क्योंकि इजराइल जो है नॉर्मलाइजेशन के फेज में है ना, अरब कंट्री से अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है इसलिए। UIDAI, इसको स्टैच्यूरी स्टेटस यानी वैधानिक दर्जा का प्राप्त हुआ था। तो 2016 में आधार एक्ट पास हुआ था, तब इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। चर्चा में क्यों है? UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने आधार हैकेथॉन 2021 लॉन्च किया है। अब आपको पता ही है हैकेथॉन क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉल्यूशंस इसको प्राप्त करने के लिए हैकेथॉन ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो UIDAI ने किया है हैकेथॉन, आधार हैकेथॉन। UIDAI मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत एक स्टैच्यूरी अथॉरिटी है। 2016 में इसको स्टैच्यूरी पावर मिली थी, लेकिन ये स्थापना इसकी मेरे ख्याल से 2009 में ही हो गई थी, 8-9 के आसपास। पहला आधार भी बन गया था 2010 में बन गया था। तो आधार हालांकि नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन इसको UIDAI जारी करता है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, इसके चेयरमैन कौन बने हैं? तो पहली बार कोई इंडियन है जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन बना है, सज्जन जिंदल। कौन? सज्जन जिंदल, ये देख लीजिए, सज्जन जिंदल, इनको वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया। ये है सज्जन जिंदल। आपने JSW स्टील पढ़ी होगी या सुनी होगी, उसके चेयरपर्सन हैं सज्जन जिंदल। अब वो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरपर्सन रहेंगे सज्जन जिंदल 2021-22 के लिए। तो इंडिया के फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरपर्सन बने हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन देख लीजिए, 1967 में स्थापना की, ब्रसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। सज्जन जिंदल नए चेयरपर्सन हैं। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया। ये कहाँ पे है? अब मणिपुर मत सोच लीजिएगा, ये है अंडमान निकोबार में। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडमान निकोबार आइसलैंड में लोकेटेड माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया है। क्यों किया गया है? मणिपुर के महाराजा कुलचंद्र ध्वज सिंह को सम्मानित करने के लिए। देखिए, कई लोगों ने युद्ध लड़ा था, मणिपुर के लोग थे, उन्होंने अंडमान में युद्ध लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ,
इसीलिए अब माउंट हैरियट इसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया। और ये नेशनल पार्क भी नाम कैसे हो गया आप समझ लीजिएगा, बाकी आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो महाराजा कुलचंद्र ध्वज सिंह थे इनको काला पानी की सजा मिली थी और माउंट हैरियट आइसलैंड पे ही वो रहे थे उस दौरान। काला पानी मतलब आप समझते हैं ना, इंडिया की मेन लैंड से दूर भेज दिया जाता था आपको, जैसे जीना है जियो जाके मर जाओ जाके वैसे ही। UNHRC में कितने समय तक के लिए मतलब किस वर्ष तक के लिए इंडिया सेलेक्ट किया गया है? तो मैं क्या 2024 तक के लिए सिलेक्ट हुआ है इंडिया, 3 वर्षों के लिए फिर से सिलेक्ट किया। हाँ ये देख लीजिए, हाँ जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक के लिए 6वीं बार इंडिया सेलेक्ट हुआ है, 6 टाइम याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, और पता नहीं लोग कैसे चिल्लाते रहते हैं लोग कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। अरे अगर इतना ही वायलेशन हो रहा है तो कैसे इंडिया बार बार सिलेक्ट हो रहा है UNHRC में? और देखिए तो 193 में से 184 इंडिया के सपोर्ट में वोट पड़ रहे हैं। इसका मतलब ह्यूमन राइट्स वायलेशन हमारे यहाँ नहीं होता है, जिन कंट्रीज में होता है वहाँ जाके पता करो। तो ये देख लीजिए टोटल 47 मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, उसमें इंडिया भी एक सिलेक्ट हो गया है। इसके लिए सिर्फ 97 वोट्स की जरूरत होती है, लेकिन इंडिया को 184 मिले हैं, यानी जस्ट डबल। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल 2006 में स्थापना हुई, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट देख लीजिए आप नजहत समीम। तो 6वीं बार इंडिया सेलेक्ट हुआ है 3 वर्षों के लिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में। अगला क्वेश्चन है, अर्थ जो मैगजीन है, अर्थ फ्यूचर जर्नल के हिसाब से पोलर बियर किस वर्ष तक समाप्त हो जाएंगे? तो पोलर बियर ध्रुवीय भालू 2100 सदी तक समाप्त हो जाएंगे। जिस हिसाब से बर्फ पिघल रही है ना, तो इनके रहने के लिए इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, तो इसलिए 2100 तक समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सारी राइस पिघल जाएगी। तो जो IUCN स्टेटस है इनकी पोलर बियर की वो वल्नरेबल है, लेकिन अर्थ फ्यूचर जर्नल ने कहा है कि 2100 तक ये समाप्त हो जाएंगे। अलास्का की खाड़ी और हडसन बे में तो ये अभी से ही दिखना बंद हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ और तरीके से बनना चाहे। बलविंदर सिंह नकई हाल ही में इनका निधन हो गया, किस कंपनी से रिलेटेड है? एफको। तो बलविंदर सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं? पंजाब, नाम से स्पष्ट होता है। खैर याद रखिएगा ये हैं बलविंदर सिंह नकई, इफको के चेयरमैन रह चुके हैं बलविंदर सिंह नकई। इफको ने क्या नैनो लिक्विड यूरिया लॉन्च की है। तो बलविंदर सिंह नकई हाल ही में इनका निधन हो गया, इफको से रिलेटेड थे। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव 1967 में स्थापना हुई, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, MD एंड CEO है US अवस्थी। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।